चलिए अपना टॉपिक प्रारंभ करता हूँ। जो ये प्रश्न है ड्राइंग से रिलेटेड, ये आपके एग्जाम में निश्चित रूप में पूछे जाएंगे, तो इसलिए पहले प्रश्न को सुन लीजिए एकाग्रचित्त होकर, उसके बाद आंसर दीजिए। आंसर जल्दी ही दे तो बेहतर है, समय ज़्यादा ना लगाएं उसमें। चलिए जो हमारे प्रश्न छूट गए थे वहाँ से हम प्रारंभ करते हैं। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है तो ये कहता है कि कला एवं शिल्प महाविद्यालय, याद रखना मैं क्या कह रहा हूँ, कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्राचार्य थे, कौन थे? जो लखनऊ विश्वविद्यालय है इसके पहले प्राचार्य के रूप में कौन नियुक्त हुए थे? आसिफ कुमार हल्दर। ये सही कह रही है भारती? यस सर। बिल्कुल ठीक है। अतीश कुमार क्या थे? हल्दर। हल्दर कह थे। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखेंगे। ये कह रहा है कि जो हरिपुरा पोस्टर का जो शीर्षक क्या था, जो हरिपुरा अधिवेशन था, तो उस वहां पर जो पोस्टर बनाए गए थे उस पोस्टर का शीर्षक क्या रहा था, ये बताइए। भारतीय ग्रामीण जीवन। पक्का है? यस सर। अगर मैं ये कहूँ कि आप लोग गलत कह रहे हैं तब उस कंडीशन में क्या होगा? नहीं सर, कंफर्म नहीं होगा। और कन्फर्म है। देखिए ये जो था भारतीय किसान करके, और या फिर इसको कह सकते हैं कि जमीन जोतने वाला, जमीन जोतने वाला भारतीय, ब्रैकेट में कर सकते हैं हम इसको, भारतीय किसान। ठीक है, तो ये था। अब अगला प्रश्न है, नोट डाउन करते हुए चलना इन प्रश्नों को। ठीक है, अब ये बताइए जो प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं मंजीत बाबा, ये कहां से, किस राज्य से बिलोंग करते हैं? सुप्रसिद्ध पंजाब से। चलिए भारती आप बताओ, कोई आइडिया? नहीं सर, इस वाले का नहीं पता। बिल्कुल सही कहा वो बच्ची ने, पांडे जी ने बढ़िया आंसर दिया। ये पंजाब से हैं, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए अगला प्रश्न है बेटा, ये कह रहा है मुंबई लोकल ट्रेन का जो चित्र था वो किसने बनाया था? मुंबई का जो लोकल, सुधीर पटवर्धन। प्रेमा बताइए बेटा। सुधीर पटवर्धन। बिल्कुल सही है, ये इस तरीके से आंसर दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, निश्चित रूप में सिलेक्शन होगा। अब अगला प्रश्न है, ये प्रश्न कहता है कि अब्दुल रहमान चुगताई किस शैली से संबंधित रहे हैं? बंगाल शैली से। बंगाल शैली से पक्का है? बंगाल शैली की। हाँ बोलो बोलो सर, बंगाल शैली की। भारती बताओ बेटा। सर बंगाल शैली। हाँ, तो बोलिए, यहाँ पर दो बच्चियां बोल रही हैं तो आप भी बोलिए। तो ये बंगाल शैली क्या है, एज राइट आंसर है। अब देखिए एक प्रश्न है बड़ा अच्छा है, ययाति करके है। देखिए मैं यहाँ पर रामचंद्रन ययाति का जो चित्र श्रृंखला था, जो चित्र श्रृंखला किस चित्रकार से संबंधित है ये बताइए। चलिए बताइए। ये वीडियो रामचंद्रन। बिल्कुल ठीक है, ये जो चित्र श्रृंखला बनाई थी एन ना ए क्या है, ए रामचंद्रन, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है,
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बताइए, जो भारतीय जनवादी शैली के प्रथम चित्रकार, जनवादी या जनजाति है, जनवादी है, सॉरी, हाँ यह है, भारतीय जनवादी शैली के प्रथम चित्रकार कौन थे? बताइए। ये है, चलिए बताओ, कि भारतीय जनवादी वादी शैली के प्रथम चित्रकार, शैली के प्रथम चित्रकार बताइए बेटा। सर जनवादी जनवादी, कोई आइडिया? चलिए लिख लीजिए। ये हैं NS बांदे करके हैं, NS बांदे करके ये हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को भी ध्यान में लेके चलिएगा, आंसर तुरंत दीजिएगा। ये कह रहा है, दीक्षा, देखिए दीक्षा चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रण, दीक्षा मतलब, दीक्षा का मतलब समझते हैं? हमने कहा कि हम उस गुरु के अंदर दीक्षा ले रहे हैं, तो क्वेश्चन किस प्रकार से, दीक्षा राजा रवि वर्मा ने किस चित्रकार से तैल चित्रण की शिक्षा ली थी? बताइए। राजा रवि वर्मा ने, जॉनसन। ठीक है, थियोडोर जॉनसन, बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है कि जो अगला प्रश्न है, जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है? आनंद कुमार स्वामी। गुड, आनंद कुमार स्वामी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आज के प्रश्नों का आपने 100% आंसर दे दिया तो निश्चित रूप में ड्राइंग सब्जेक्ट में आपको 50 में से 40 से प्लस नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? जगदीश गुप्त। गुड, वेरी गुड, जो थे जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त क्या थे? ये भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के ये प्रथम ये लेखक के रूप में ये थे, पहले ये लेखक के रूप में ये माने जा रहे हैं। यह वाला क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि अनुमान सभी बच्चों को आ जाएगा कि जो मास्टर मोसाई के नाम से कौन जाना जाता है? नंदलाल बोस। नंदलाल, ठीक है, नंदलाल। नंदलाल बोस। ये मास्टर मोसाई को किसने इनको नाम दिया था? सर अविंद्रनाथ ने। क्या कहा गया था, कुछ बताओगे? सर इसका आइडिया तो नहीं है, पर उन्होंने दिया था। सर बाबू मुशाई और मास्टर मुशाई कहा गया। नंदलाल को कहा जाता है। हाँ, इनके जब ये शांतिनिकेतन में जब पढ़ाया करते थे तो वहाँ प्यार से बच्चे ने मास्टर मोसाई करके ये पुकारते थे। बच्चे इनको बहुत ही प्यार किया करते थे, तो बच्चे ने प्यार से कहा जाता था। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? ये है कि राजपूत पेंटिंग, याद रखना, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी और 1916 में लिखी गई थी। बिल्कुल ठीक है, ये हमने आपको, अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने 1916 में ये लिखी गई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न है, मैं प्रश्न को यहाँ पर बोलता हूँ कि ट्रांग ऑफ जो लेबर मूर्ति किसने बनाई थी? सर डीपी राय चौधरी। हाँ, डीपी राय चौधरी किस क्षेत्र की, इनका कार्य क्षेत्र क्या था? सर मूर्ति कला। सर मूर्तिकार थे ये। ये लड़का है लड़की है? लड़का।
लड़का। जैसे यामिनी रॉय की जब बात करते हैं तो वो कौन है? लड़का। लड़का है वो। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, जो ब्लू राइट ग्रुप, ब्लू राइट ग्रुप, पहले सुन लिए प्रश्न। ब्लू राइट ग्रुप किसने चित्रित किया है? ये थोड़ा सा भी हो सकता है। कौन? फ्रेंच मार्क। तो फ्रांस मार्क और हाँ से दोनों क्या था वो? फेज मार्क है उसका। वहाँ सर ये दो है ना, इसमें ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि हाँ। क्या होगा वैसे। ठीक है, ठीक है, तो ये बिल्कुल दोनों में से फेज एक मार्क। ही आएगा ना दो। हाँ ऑप्शन पे डिपेंड करता है ना। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में डिपेंड करता है, मगर ऑब्वियसली जो सर्वप्रथम जिन्होंने इस पे कार्य शुरू करा था वो फेज मार्क ही थे, इनके द्वारा शुरू किया था, फिर बाद में उनके द्वारा उसने सहयोग किया था। ठीक है, अब एक बड़ा अच्छा प्रश्न है, तो मुझे लगता है कि आप लोग इसका आंसर दोगे, इसमें भी निराश नहीं करोगे। ध्यान से सुनिएगा। किस भारतीय चित्रकार का नाम, उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसकी एक पेंटिंग, एक ऐसा भारतीय चित्रकार है जिसकी पेंटिंग 1.58 करोड़ रुपए में बिकी। क्या है 1.58 करोड़ में न्यूयॉर्क में नीलाम हुई थी, न्यूयॉर्क के अंदर बिकी थी, बताइए। कौन सी फिल्म? मैंने बस तुमसे ये पूछा, पेंटिंग का नाम तो मैंने बताया नहीं, मैं बस इतना बोला वह कौन सा भारतीय चित्रकार है जिसकी पेंटिंग 1.58 करोड़ रुपये में न्यूयॉर्क में बिकी थी। चलिए आपने अपना उत्तर दे दिया है। ये और लोग बताए, सोनिया आप बताए बेटा। बताइए भारती, जी सर। बताओ। सर यामिनी रॉय। पांडे आप बताओ। चलिए, जो प्रेमा जी जो क्वेश्चन का आंसर दे रही थी एज ए राइट आंसर है, बहुत अच्छा बेटा। ये तैयब मेहता ही हैं। तैयब मेहता की ही पेंटिंग क्या बिकी थी आपकी न्यूयॉर्क में 1.58 करोड़ रुपए में ये बिकी थी। बहुत सुंदर। अब तो कौन सी? अगला प्रश्न है, मैं वो पेंटिंगों का जब वो सिलसिला लेके आऊंगा ना, मुझे भी पता नहीं कौन सी है, कौन सी है प्रेमा बताओ। सर ये शायद काली थी शायद, या फिर हाँ नहीं, वो महिषासुर मर्दनी वाली ये पेंटिंग रही है। ठीक है, सही कह रही हो। ये बेसिकली हिंदू देवी देवताओं पर ही आधारित है ना। अब देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न को भी देख लीजिए। ये प्रश्न है कि अमृता शेरगिल को बेसिकली आपने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, पढ़ाया था मैंने। चलिए कहाँ गया मैं प्रश्न। हाँ, अमृता शेरगिल ने उत्तर प्रदेश में कहाँ वृत्तिका खोली, बताइए। अमृता शेरगिल ने यूपी के अंतर्गत वह कौन सा स्थान है जहां पर वृत्तिका खोली थी, बताइए। सर गोरखपुर। कोई और? चलिए आंसर दीजिए। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आंसर दीजिएगा। आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस तरह की क्लास में तो आपका हार्दिक स्वागत है, आप जुड़ सकते हैं। चलिए बताइए। एकदम शांत मत रहिए। मगर जो वैष्णवी है ना आपका नाम बेटा, वैष्णवी ने जो आंसर दिया वेरी गुड बेटा, आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ा है। ये गोरखपुर में, तो जिसमें ये लौट कर आई थी हंगरी से, जब ये भारत वापसी इनकी जब रही थी तो इन्होंने जो अपने स्टूडियो खोला था वो आपके कहाँ खोला था, ये गोरखपुर में ही खोला था। तो वहाँ पर ये रही थी काफ़ी लंबे समय। तो आपको पता होना चाहिए गोरखपुर में मैंने कई दफ़े जब इसको पढ़ाया था तो इसके बारे में मैंने विस्तार से बताया था।
और सोनी और ये आप भारती, ये आप लोगों को तो बेसिकली ये पता होना चाहिए। अमृता शेरगिल से संबंधित एक भी प्रश्न आपने नहीं छोड़ना चाहिए। शायद प्रेमा भी उस समय थी, मैंने उसको पढ़ाया था तो। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि जो अमृता शेरगिल का उत्तराधिकारी माना जाता है, किसे माना जाता है? मैंने कहा ना, जो ये प्रश्न है, इन प्रश्नों में से अगर सर विवान सुंदरम। चलिए, आपने आंसर दे दिया और अपना आंसर और देखिए, सुनिए एक चीज मैं बता रहा हूँ। देखिए, आज मैंने ये छोटी सी एक दो तीन रुपए की मैंने ये आज क्या ली थी, ये कॉपी ली थी। तो आज मैं बैठा था, क्योंकि आज स्कूल में बच्चों की छुट्टी थी, टीचर स्कूल थे, तो मैं 3 घंटे बैठा। 3 घंटे बैठा, सिर्फ 3 घंटों में मैंने सिर्फ 81 क्वेश्चन के आसपास बनाए थे। तो ये 81 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप में पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों को एक बार ध्यान से लिख लीजिएगा। तुम जिस दिन पेपर होगा उस दिन मिलाइएगा, तो इनसे ही आपके क्वेश्चन यहाँ पर निश्चित रूप में बनेंगे। देखिए, अमृता शेरगिल का जो उत्तराधिकारी जो माना जाता है, आपने क्या कहा था? सर विवान सुंदरम। और कोई नहीं बता पा रहे, अक्षम हो रहे हैं, तो बहुत दयनीय स्थिति है। अगर आपने समकालीन आधुनिक भारतीय चित्रकार नहीं पढ़े हैं तो क्या करोगे? क्योंकि मैंने प्रश्न वहीं से उठा के हैं जो आपका सिलेबस दिया है। तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, मुझे अभी तक अच्छा प्रदर्शन दे रहे थे हम। तो ये जो है यामिनी रॉय को इनका क्या माना जाता है? उत्तराधिकारी माना जाता है। अब मुझे अगला प्रश्न बताइए कि सॉरी, इसको मैंने गलत बता दिया है, क्षमा कीजिएगा। जो यामिनी रॉय का जो उत्तराधिकारी जो माना जाता है वो के हैबर को माना जाता है। सर अमृता शेरगिल का बोला था ना आपने तो? हाँ, ये अमृता शेरगिल का जो ब्रदर है वो के हैबर ना? हाँ, के हैबर को माना जाता है। अब अगला प्रश्न है कि अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया था? यामिनी रॉय ने। मैंने क्योंकि क्वेश्चन पहले ही इसका बोल दिया था, ऊपर नीचे हो गया था, तो बिल्कुल सही है, आपने आंसर दिया है यामिनी रॉय। इन्होंने क्या करा था? यामिनी रॉय के अगर मैं बेसिकली अगर बात करूं, जो उनको प्रोत्साहित किया था, जिनको आगे बढ़ने के लिए जो बात कही थी, तो वो यामिनी रॉय थी। तो यह देखिएगा। अब अगला प्रश्न है कि अमृता शेरगिल पॉल गॉगिन की किस कला से प्रभावित थी? आपको पता होगा, जब ये हंगरी में थी, इंग्लैंड में थी, तो उस टाइम पे इनकी मुलाकात शायद पॉल गॉगिन से हुई भी थी। तो ये पॉल गॉगिन के किस कला से ये प्रभावित थी? बता सकते हैं ऐसी कौन सी कला थी जिस कला से प्रभावित थी? बताइए, अगर अमृता शेरगिल ढंग से पढ़ा है तो बताओ बेटा। ये जो इसका आंसर है, ताहिती करके कला है। ताहिती। हाँ, तो ये थी। तो इसको देख कर क्या थी, इस शैली को देखकर अमृता शेरगिल बहुत ही ज्यादा इनसे क्या होती प्रभावित हुई थी। और यह देखिएगा, आप देखिए कुछ प्रश्न मैंने जो आपके सिलेबस में जो आर्टिस्ट हैं उन्हीं से उठा के यहाँ देखिए। अभी बहुत ढेर सारे आर्टिस्ट इसमें छूट चुके हैं, तो वो भी मैं कल लेके आऊँगा। तो अमृता शेरगिल के चित्र संग्रहित हैं। अमृता शेरगिल के चित्रों को संग्रहित कहाँ किया गया है? बताइए। प्रेमा, अगर आंसर नहीं आता सर दिल्ली के जो म्यूजियम है, राष्ट्रीय संग्रहालय में। जिसे आंसर आता है तुरंत आंसर दीजिए, रुकिए मत, अन्य रुकना है तो लेफ्ट हो जाओ। देखिए, ओवरऑल दिल्ली में तो किया गया था। आपको बता दूं, इसका जो आंसर है ये है आपकी जो राष्ट्रीय नूतन कला जो
कला दीर्घी दीर्घ दीर्घी नई दिल्ली में इसको संरचित किया गया है। राष्ट्रीय कला नूतन दीर्घाई करके है, नई दिल्ली में इसको क्या किया गया, इनकी पेंटिंगों को संरक्षित करके रखा गया है। अब एक चीज बताइए, कुछ शब्द या कहें किसी के बारे में कोई शब्द बोलते हैं ना बड़े प्यारे, तो ऐसे ही शब्द बोले गए हैं किसी एक आर्टिस्ट के बारे में, उन आर्टिस्ट को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। ये शब्द मैं फूलों को पूजती हूँ, कला का संबंध आत्मा से है। जो ये शब्द कहे गए थे, ये किसके लिए कहे गए थे? फिर से क्वेश्चन बता रहा हूं। ये शब्द जो कहे गए थे बेसिकली, मैं रंगों को पूजती हूं और कला का संबंध आत्मा से है। तो बिल्कुल ठीक है। ये जो शब्द थे यामिनी राय से हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है यामिनी राय पे ही चल रहा है, तो यामिनी अमृता शेरगिल पे, यामिनी राय नहीं, अमृता शेरगिल पे ये शब्द कहे गए थे। तो याद रखिएगा, ये शब्द जो कहा गया था, वो कहती है कि भैया मैं रंगों को पूजती हूँ। ये शब्द कहा गया था कि अमृता शेरगिल क्या करती है, रंगों को पूजा करती है और इसका जो संबंध है वो आर्ट से मानती है। तो आपने सर ये लाइन इनने बोली है कि किसी ने इनके लिए बोली है? किसी विद्वान द्वारा अमृता शेरगिल की इनके लिए बोली गई है। तो क्वेश्चन यही बनेगा कि ये शब्द मैं रंगों को पूजती हूँ का संबंध किस भारतीय चित्रकार से संबंधित है, क्वेश्चन ये बनेगा। तो उस समय आपको यामिनी राय दिया जा सकता है, अमृता शेरगिल दिया जा सकता है, अपर्णा कौर दिया जा सकता है, इला मेनन दी जा सकती है। तो उसमें से आपको टिक करना है कि कौन सा सही है। अब अगला प्रश्न है कि मुझे ये बता दीजिए, जो अमृता शेरगिल को किस चित्र पर ग्रासेलो नामक पुरस्कार मिला था? ये जो पुरस्कार है बेसिकली अमृता ग्रासेलो नामक जो पुरस्कार था, पुरस्कार कहाँ से प्राप्त हुआ था? कहाँ बोलिए? टोरसो, बिल्कुल सही है। टोरसो से ये प्राप्त हुआ था, ठीक है, बहुत अच्छा है। अब अगला प्रश्न है, सोनी एकदम खामोश मत रहना, ऊपर ये बच्चे बता रही तो आप भी बताइए। मुझे ये बताइए, इसका आंसर सोनी देगी, ठीक है, सोनी तैयार हो, कि अमृता शेरगिल किस होटल में चित्रों को प्रदर्शनी लगाया करती थी? अमृता की जो पेंटिंग की जो प्रदर्शनी लगाई जाती थी वो किस होटल में लगाई जाती थी? अभी सिर्फ मुझे सोनी बताएगी। चलिए बेटा। सर नहीं पता था, मैंने रिवाइज नहीं कराया ना इसलिए। तो रिवाइज करना क्या है, मैंने जब आपको पढ़ाया था तो आपने तो शानदार तरीके से मैंने कहानी बताई थी, तो याद होना चाहिए। चलिए आप बताइए भारती। सर मुंबई के ताज होटल। ठीक, आप जिसे पूछा जाता है वही बताइएगा। ओवरऑल जब मैं किसी से नहीं पूछता हूँ तो आप कोई भी बता सकते हैं, ठीक है। वो ताज होटल है, ताज होटल में मैं ये क्या करती थी, प्रदर्शनियां लगाया करती थी, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, तो अपना मूल्यांकन भी करते रहिएगा कि आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही दिया अभी तक। एक बना लीजिएगा कोने में कि मेरे कितने प्रश्न सही हो गए, कितने गलत। तो अब अगला प्रश्न है कि अमृता शेरगिल ने अपने चित्रों की एकल प्रदर्शनी कहाँ लगाई थी, किस वर्ष लगाई थी और कहाँ लगाई थी? एकल प्रदर्शनी कह रहा हूं मैं, याद रखिएगा। देखिए अमृता शेरगिल ने बेसिकली अगर देखोगे तो जो अपने चित्रों की एकल, बताइए, एकल जो प्रदर्शनी लगाई थी कहाँ लगाई थी, बताइए, कोई भी बताइए जिसे भी आता है। चलिए
नहीं आता है? सर 1937। नहीं, आप बहुत करीब हैं उसके। चलिए किस स्थान पे लगाते ही बता दीजिए। चलिए बेटा मैं बता रहा हूं, 1936 में ये जो लगाई गई थी इलाहाबाद में लगाई गई थी, ठीक है। बहुत नजदीक पहुंची थी आप। अब देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। यह है कि अमृता शेरगिल के चित्रों का विषय था, क्या था? अमृता शेरगिल के चित्रों का विषय था, क्योंकि अभी हमारा फोकस पूरा अमृता पर ही है। तो बेसिकली आपको अगर अमृता के बारे में मैं बोल रहा हूँ तो रिकॉल होता जा रहा होगा पिछला जो हमने पढ़ा था। तो बताइए अमृता शेरगिल के चित्रों का विषय क्या था? गरीबी और मध्यम किसान है। हाँ, और अगर आप ये भी आपने पढ़ा होगा जिसमें अमृता शेरगिल के, तो वो ये कहते हैं कि सर इसमें मतलब भारतीय लड़कियां भारतीय, अगर आप देखोगे तो भारतीय जनजीवन पर आधारित था। चित्रों में विषाद झलकता है। बिल्कुल सही है आपका। जो अमृता शेरगिल के जो चित्रों का विषय था ना, वो विषाद था, ना कि आप जो चीजें बोल रहे। मगर उन्होंने जो कार्य क्षेत्र में जो चित्रों को बनाया था, भारतीय ग्रामीण चित्र बनाए थे, जो महिलाओं का चित्र बनाए थे, तो जो आप बोल रहे हो तो वो उस पे क्या करती थी, रुचि लिया करती थी, तो वो चित्र बनाए। बेसिकली उनका सब्जेक्ट जो था विषाद करके ये था। बिल्कुल सही है वैष्णवी, शानदार आंसर दे रही हो। तो क्या था ये? विषाद। वहां पर भारतीय ग्रामीण दृश्यों का चित्रांकन, 3 लड़कियां और जिप्सी गर्ल या फिर विषाद, यह इस प्रकार से दिया जा सकता है। तो वहां पर आप, मुझे लगता है कि ग्रामीण चित्रों की तरफ जाओगे तो बेसिकली जिसने पढ़ा है तो विषाद ही वो है। अब मुझे ये बताइए अमृता शेरगिल ने तैल चित्रण कब प्रारंभ किया था? बताइए किस वर्ष इसने तैल चित्रांकन प्रारंभ किया था? बताइए। सर 1929 में। बताइए फिर, और कोई? तो आप उसके बहुत ज्यादा करीब थी। जिस प्रकार से पूर्व में ये थी प्रेमा जी थी, तो जो ये था, इन्होंने जो 1930 में क्या किया था, तैल चित्रण पे इन्होंने क्या किया था, कार्य किया था। अगर याद रख लिया इनकी जो सॉरी मैंने कहा कि अमृता शेरगिल की जो प्रथम प्रदर्शनी जो लगी थी, प्रदर्शनी की बात हो रही थी, तो ये जो थी 1930 में लगी थी, ठीक है। मैंने क्वेश्चन क्या किया था? आपने पूछा था ना कि क्या बोलते हैं उनमें जो पेड़ वो कब विस्तार करेगा, तो ठीक है। देखिए अमृता शेरगिल ने जो तैल चित्रांकन जो प्रारंभ किया था वो 1930 में किया था बेटा, याद रखिएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए कि भारत की पहली जो चित्रकार कौन रही है, महिला चित्रकार? सुनैना देवी, बंगाल से भी, वो अवनी बाबू की बहन थी। ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपने सही कहा, वो उसका उत्तर वही है। और भारत की जो अगर हम प्रथम जो आधुनिक समकालीन भारतीय चित्रकार की अगर बात करते हैं तो उसमें अमृता शेरगिल आती है, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए अगला प्रश्न है कि अमृता की जो पहली जो प्रदर्शनी लगी थी वो किस वर्ष लगी थी? मैंने अभी पूर्व में बता दी था, 1930 में ही इनकी पहली चित्रकला की प्रदर्शनी लगी थी। चलिए अगला प्रश्न है कि अमृता शेरगिल फ्रांस की प्रदर्शनी में पहले बताया आपने सर, पहली प्रदर्शनी कहाँ लगी? तो 1930 में लगी।
देखिए मैंने क्वेश्चन ये करा था कि जो अमृता शेरगिल जो तैल चित्रांकन में जो इन्होंने कार्य प्रारंभ किया वो 1930 में प्रारंभ किया था। उससे पहले ये किस पे करते, टेराकोटा ये उसमें जो वाटर कलर ये इसमें किया करती थी। तो इन्होंने जो अपनी पहली प्रदर्शनी लगाई थी तो वो 1930 में ही लगाई थी, याद देखिएगा। अब देखिए अमृता शेरगिल फ्रांस की प्रदर्शनी में किस चित्र से प्रसिद्ध हुई। फ्रांस में इन्होंने जब प्रदर्शनी लगाई थी तो इनका एक चित्र बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा आकर्षण का केंद्र रहा। तो सभी लोग कहीं ना कहीं अमृता की ओर देखने लगे थे। फिर बाद में ये कहीं ना कहीं एक ख्याति इसी पेंटिंग से इन्हें मिलनी शुरू हुई थी। बता सकते हैं कि वो कौन सी पेंटिंग थी अमृता की? द स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलर कौन? मैं एम.एफ. हुसैन के बारे में थोड़ा बात कर रहा हूँ। अरे सॉरी, वो जो स्टोरी टेलर वो जो अभी सबसे जो सबसे महंगी बिकी थी, टेलर इनकी, हाँ। जो सबसे महंगी, वो नहीं है बेटा। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन मैंने क्या करा, मैंने कहा कि देखिए अमृता शेरगिल ये तो जो भारत में रही थी तब जाके इन्होंने जो पेंटिंग बनाई थी तो ये भारत की है, तो इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अमृता शेरगिल फ्रांस की प्रदर्शनी में किस चित्र से प्रसिद्ध हुई, वो उनको वहां से ख्याति प्राप्त शुरू हुई। चलिए बताइए। चलिए आपको पता नहीं है उसको लिख लीजिए। ये था धड़ व युक्तियां। धड़ और युक्तियां जो ये पेंटिंग थी फ्रांस में, इस पेंटिंग को चुना गया और साथ ही अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं इससे इसको फ्रेम मिलना शुरू हो गया था। तो ये पेंटिंग इनकी रही थी। अब मुझे कोई बच्चा ये बताएगा कि अमृता शेरगिल के जो प्रमुख जो उनकी चित्र रहे हैं उन चित्रों के बारे में बता सकते हैं? सिलसिलेवार जितने भी याद है हमको, जो उनके प्रमुख चित्र है। सर मदनी के साथ भूपित रात्रि, हल्दी पीने वाले और वधु का श्रृंगार और दक्षिण बाजार जाते हुए भारती। हाँ चलिए अब दूसरा बताओ। ब्रह्मचारिणी करके भी है कुछ। चलिए वैसे नहीं, आप बताइए। मदर इंडिया, तीन लड़कियां, ब्रह्मचारी, हिल मैन हिल वुमन, केले बेचते हुए, ठीक है। क्लास ये सारे जो आपने बताए ये इनकी क्या है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पेंटिंगों में से जाने जाते हैं। जैसे आपने स्टोरी टेलर भी बात की थी, मदर टेरेसा, धड़ और युक्तियाँ थी, और साथ ही क्या था, वधु का श्रृंगार और भारतीय लड़कियाँ, बाल वधु, नीला, बसंत, ये ब्रह्मचारी, सूरजमुखी, गणेश, ये जो आपने भारतीय जो माँ बनाई थी तो वो तमाम पेंटिंग इनकी क्या थी, विश्व प्रसिद्ध रही। चलिए अगला जो आपका जो टॉपिक में अगला जो चित्रकार है हम बात करेंगे, वो चित्रकार का नाम है आपका, जिसको मैं काफ़ी लंबे टाइम तक मैं उसे लड़का समझता था मगर वो लड़की समझता था, वो लड़का निकला। यामिनी रॉय के बारे में हम अभी यामिनी रॉय के बारे में जिक्र कर रहे थे, अब हम पढ़ेंगे यामिनी रॉय के बारे में, ठीक है। प्रश्नों का आंसर ऐसे दो कि जिसमें तुम्हें ऐसे याद होने चाहिए, जिसमें तुम्हें क्या होने चाहिए कि भैया ऑप्शन की जरूरत ना पड़े। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन के भरोसे बैठे रहते हैं, ठीक है। वो कहते हैं यार वो प्रश्न पढ़ते हैं मगर वो आंसर को देख के प्रश्न खोज देते हैं। तो ऐसे कोशिश कीजिए कि मुझे जो है आंसर पता है। चलिए अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न को देखते हैं। यामिनी रॉय का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? चलिए बताइए। 1887 में पश्चिम बंगाल के बांकुरा में। बिल्कुल ठीक है। 1887 में क्या होता है, बांकुरा वो स्थान था पश्चिमी बंगाल का, बंगाल में जन्म हुआ था, ठीक है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है कि
किस देवता को यामिनी रॉय ने चीनियों के ढंग से उसको बनाया था? ऐसा कौन सा वो देवता था, ठीक है, जिसकी मूर्ति को बेसिकली अगर हम बात करें, जो चीनी थे ना, चीनी लोग थे, उनके ढंग से या कहें उनके स्टाइल में उस देवता के चित्र को या कहें उसके जो को बनाया था, ये बताइए किस देवता को यामिनी रॉय ने चीनियों के ढंग से बनाया था? बता सकते हैं? हेल्प के लिए कुछ ऑप्शन दे दूं? हाँ सर। ये बताइए, बर्मा, बुद्ध, या फिर आपके सरस्वती, या इनमें से कोई नहीं? सरस्वती से क्या? मेरे से क्या पूछ रहे हो? मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर दो आप। चलिए, इसका जो उत्तर है वो है बुद्ध। ठीक है, ये बुद्ध की ये बनाई थी, बुद्ध को इन्होंने बनाया था चीनी के ढंग से। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए, जो यामिनी रॉय को भारत में किस प्रकार का चित्रकार माना गया है? लोक कलाकार, लोक कला सबसे प्रेरित। हाँ, लोक कलाकार माना जाता है। अभी वैष्णवी कुछ कहा था आपने, हैं? सब लोक कलाकार माने जाते हैं। नहीं, लोक कलाकार के बाद कुछ शब्द का यूज किया था आपने। सर ये बंगाल के जो पटचित्र थे और काली कल्प मंदिर से, इनके चित्रों से प्रभावित थे। नहीं, वो सब ठीक है, मैं आप जो कह रहे हो वो सही है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक शब्द वैष्णवी के मुंह से निकला था, तो शायद उसे रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। देखिए, यामिनी राय को ना जो एक शुद्ध भारतीय चित्रकार के रूप में जानते हैं। ठीक है, भारतीय कलाकार के रूप में हम क्या कहते हैं, जानते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखिए, मुझे ये बताइए, जो यामिनी रॉय ने एकल प्रदर्शनी किस स्थान पे लगाई थी? जो भी ऑनलाइन देख रहा है वो भी आंसर दीजिएगा, बिल्कुल भी झिझकिएगा नहीं, क्योंकि मैं आपके अगर कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ उस पर मत देखिए, सिर्फ आंसर पे आप फोकस रखिएगा। चलिए बताइए। चलिए, आपने आंसर दे दिया है। चलिए, और बताइए। चलिए वैष्णवी, आप बताइए कि यामिनी रॉय की एकल जो प्रदर्शनी कहाँ लगी थी? सर एकल प्रदर्शनी तो न्यूयॉर्क में लगी थी। और न्यूयॉर्क में एसी थिएटर। और बताइए सोनी, चंडियाल जी, आप बताओ। खामोश हो आप, आगे से बताइए। चलिए आंसर देते हैं। जो वैष्णवी ने जिस चीज का आंसर दिया था, राइट आंसर है ACA, बेलारी करके था एक स्थान न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में इन्होंने जो प्रदर्शनी लगाई थी, तो मुझे आगे ये भी बता दो वैष्णवी, तो ये किस वर्ष लगाई थी इन्होंने? सर 1950 में। बिल्कुल सही है, 1950 में ये प्रदर्शनी लगाई गई थी। अगला प्रश्न है कि जो यामिनी रॉय के चित्रों का मूल विषय क्या था? अब बात करें हम इनके चित्रों का मूल विषय, चित्रों का मूल विषय बताइए। प्रेमा, सर महिला के शरीर की आकृति, बच्चों की आकृति। कोई और? सोनी? जी सर। बताओ। सर तो लेकिन सरल और गत्यात्मक इन्होंने विशेषता थी इसमें, लेकिन
विषय का पता। हम देखिए, ये डिप्लोमेटिक क्वेश्चन मत दो, ठीक है? जितना क्वेश्चन पूछा जाता है उतना ही दो। देखिए, जो पूर्व में आप लोगों ने कहा था कि ये बंगाल की लोक कला, ठीक है, लोक कला पर आधारित क्या थे इनके चित्र, इनका विषय था। बेसिकली इनका जो चित्रों का विषय जो केंद्रित रहा है बंगाल की लोक कला पर ही इन्होंने शुरुआत रूप में फोकस रखा था, ये पता होना चाहिए। आप बताइए, यामिनी रॉय ने 1949 ईस्वी में किस चक्र की स्थापना की थी या रचना की? दिल्ली शिल्पी चक्र। दिल्ली शिल्पी चक्र। दिल्ली शिल्पी चक्र। मैं इसको घुमाने की कोशिश कर रहा था, फिर मैंने नहीं घुमाया क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है कि इन्होंने जो 1949 में दिल्ली क्या थी, दिल्ली शिल्प चक्र का क्या कहता ये रचना की थी, या कि इन्होंने इसका वो किया था, रचना, स्थापना। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बताइए कि यामिनी रॉय के चित्र पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव है? यामिनी शैली के जो चित्र थे बेसिकली उन पर सर्वाधिक रूप में किस शैली का प्रभाव देखने को मिलता है? सर जैन शैली का। कोई और बच्चा बताएगा मेरे को? चलिए, ऑनलाइन जो भी देख रहे हैं फटाक से इसका कमेंट कीजिए। कोई नहीं बताएगा? यहाँ पर बस एक ही शैली है। पटचित्र शैली। और पट पट क्या होते हैं? पट चित्र शैली क्या होते हैं? पट क्या होते हैं? पट चित्र क्या होते हैं? बताओ तो उसके बारे में। चलिए, पट चित्र क्या होते हैं बताइए, इसके बारे में बताओ। अगर आप हाँ, सपाट धरातल पर कागज की गहरी तथा सशक्त रेखाओं का चित्रण किया जाता है। अच्छा, इसको पट का कहा जाता है। चलो ठीक है, आप देखिए, अभी जो वैष्णवी ने जो आंसर दिया था बिल्कुल सही है। जैन शैली का प्रभाव इन पर सारथी रूप में पड़ा था। अब देखिए, जितने भी लोग यहाँ पर अभी देख रहे हैं और जुड़े हुए हैं, तो इस चीज पे हमेशा गौर रखो कि अभी जिस प्रकार से वैष्णवी आंसर दे रही कि एकदम पूरा कॉन्सेंट्रेट वो क्या रही प्रश्नों पर रख रही है। वो प्रश्नों पर रख रही है तो थोड़ा सा उसका दिमाग इतना एक्टिव हो रहा है कि वो वहाँ जो पीछे पड़ा हुआ चीजें हैं वो रिकॉल कर रही है। तो इस प्रकार से अगर करोगे तो निश्चित रूप में सिलेक्शन होगा। ठीक है, देखिए, आज के यहाँ पर मैं आज कौन सी डेट है बताइए, बताइए। 4 ठीक है, यहाँ पर आज 4 जुलाई है ना, 4 जुलाई 2024 ये है। और मैं आज का टाइम डालता हूं, ये है आपके 6 यहाँ पर 13 मिनट हो रहे हैं PM। तो आज की तिथि में मैं एक चीज कह रहा हूं कि यहाँ पर 100% यहाँ पर ये वैष्णवी का सिलेक्शन होगा। 100% कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू सो मच। आज यहाँ पर देख ले बेटा, मैंने यहाँ पर सिग्नेचर में कर दिए हैं। तो यहाँ पर जब ये रिजल्ट आएगा उस दिन इस YouTube पे इस वीडियो को खोजना, तो वहां पर आपको ये सिग्नेचर करा हुआ मिलेगा। निश्चित रूप में आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना? सर ये तो बहुत बात बोल रहे हैं। मैं थैंक यू सो मच। बस इसको, मेरा विश्वास को बनाए रखना। ठीक है, इसको अपने ओवर कॉन्फिडेंस में मत लेके चलना कि ये कह दिया है, इस पे ज्यादा हावी मत रहना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, यामिनी रॉय ने, सॉरी मैंने पूछ लिया, यामिनी रॉय के चित्र पर किस शैली का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो ये आपकी जैन शैली का सर्वाधिक रूप में प्रभाव पड़ा था। देखिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं।
तो ये कह रहे हैं यामिनी रॉय को ब्रिटिश सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया था। रुकिए मैं इससे क्वेश्चन जिससे पूछूंगा वो बताएगा। चलिए बताइए भारती, आप ही बताओ कि यामिनी रॉय को ब्रिटिश सरकार ने एक उपाधि से सम्मानित किया था, उस उपाधि का क्या नाम था। मैंने आपको बहुत शानदार तरीके से इसे पढ़ा के रखा है। चलिए बताइए। बता सकते हैं? जी सर। रुक जाइए आप रुको। सोनी आप बताइए बेटा। कैसे नहीं पता है? पढ़ा के रखा था। याद नहीं आ रहा। तो एक एक चीज मैंने तो वो कहानी के तौर पर पढ़ाया था। अगर जब हमारे आपको याद होगा जब हम आर्टिस्ट पढ़े थे, वैष्णवी भी जुड़ी थी उसमें, तो पता होगा कि मैंने किस तरीके से पढ़ा था। तो मैंने आर्ट पढ़े, आर्टिस्ट की क्लास ली भी नहीं ना उस टाइम पे। प्रेमा आप बताइए। चलिए आप ही बताओ बेटा। डाउट है। बताइए डाउट क्या है। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन, यहाँ पर आपको किसी, यहाँ पर प्रश्न में जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं और यहाँ पर आप जितने भी यहाँ पर प्रेजेंट हो, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पर गलत हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर 10 प्रश्न गलत हो जाए, 20 प्रश्न गलत हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर कोई आपका मनोबल नहीं टूट रहा है। मगर जो प्रश्न जो जब परीक्षा हॉल में बैठोगे तो एक प्रश्न भी गलत नहीं होना चाहिए, ये लेके चलना। जहाँ पर डाउट होता है तो वहाँ पर उन क्वेश्चन को छोड़ दो, सिलेक्शन लेने का तरीका, क्योंकि वहां पर आपको कितना कटता है 0.5 ये नंबर काटते हैं एक प्रश्न पर, तो बचिएगा नकारात्मक प्रश्न से। चलिए जो डाउट है वही बताइए, क्या था डाउट आपका? सर भारतीय कला का पैगंबर। अच्छा कोई नहीं, चलिए वैष्णवी आप बताइए। सर राय साहब की उपाधि दी थी। बिल्कुल सही है, राय साहिब का क्या दिया था, ये उपाधि, साहब की उपाधि दी गई थी ब्रिटिशों द्वारा। ठीक है, आप लोग जितने भी यहाँ पर जुड़े हैं आप लोगों को पुनः देखिए, आपके जो सारथी प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो प्रश्न आपके यही जो यूनिट में आपको पढ़ा रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ, यहाँ से सारथी प्रश्न पूछेंगे। ओवरऑल यही जो आपको ये दिख रहा है ना, एक छोटी सी मैंने आज 3 रुपए की खरीदी थी, इन्हीं प्रश्नों में उलझ गए हो तुम, तो याद रखो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, इनको ही याद कर लो। चलिए अगला प्रश्न है कि हाँ ठीक है, यामिनी राय को भारत का राष्ट्रवादी कलाकार कहा, किसने कहा था? वो कौन सा व्यक्ति था जिसने ये कहा था कि यामिनी रॉय क्या है, भारतीय राष्ट्रवाद का चित्रकार माना जाता है? महात्मा गांधी है। गांधी जी। बिल्कुल सही है। तो ये क्या है, महात्मा गांधी द्वारा इनको क्या गया था कि ये जो शख्स है भारत का राष्ट्रीयवादी जो चित्रकार के रूप में पूजा गया था। अब मुझे ये बताइए, चलिए यहाँ पर जो भी बता सकता है, चलो किसी का एक का नाम नहीं लूंगा, तो ये बताइए यामिनी राय के कुछ, जो भी पहला बोलेगा तो लगातार वही बोलेगा। यामिनी राय के कुछ प्रसिद्ध प्रमुख चित्रों के बारे में बताइए। जो यामिनी राय से संबंधित जो प्रश्न बनेंगे आपके, मैंने सारे प्रश्न आपके सामने रख दिए। ओवरऑल जो छुट्टे मुट्टे प्रश्न है वो तो आपको आते ही हैं, तो यही प्रश्न अगर यामिनी रॉय से बनेंगे तो यही बनेंगे। चलिए बताइए इनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियों के बारे में बताइए। सर जो इनके चित्र तेल रंग में थे, सर जो इनके चित्र तेल रंग में थे वो थे मदर एंड चाइल्ड था, और क्या बोलते हैं रथ यात्रा था, दौलत वादक था, ये इनके तेल रंग के चित्र थे। और जो इन्होंने कुछ बनाए थे सर, जो क्या बोलते हैं यूरोपीय शैली के कुछ चित्र थे इनके, जैसे उसमें था एक आपका किंग एंड क्वीन था, ईशा था, घोड़ा था, ये इनके उससे थे। ठीक है, बिल्कुल सही है। ये सारे चित्र क्या थे, एक इनका एक चित्र वो भी था कि ईसा को सूली पर चढ़ाया गया था, तो क्वेश्चन बनता भी है। ये प्रश्न अपने आप में अच्छा है कि सूली पर ईसा को चढ़ाते हुए चित्र का जो दृश्यांकन किस चित्रकार द्वारा किया गया था, तो वहाँ पर ऐसे दिया जा सकता है, एम एफ हुसैन, अमृता शेरगिल, या फिर
पिकासो या इनमें से कोई नहीं। तो आपको इतना ज़्यादा आपके माइंड को ऐसा रखना है कि स्पष्ट तौर पे याद होनी चाहिए कि इसमें से कोई नहीं है, ये तो बनाया था यार यामिनी रॉय ने बनाया था, ये तो गलत चित्रकार के नाम देके तो वहाँ पर एक ऑप्शन आता है कोई नहीं, तो कोई नहीं की तरफ बढ़िएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अब हम अगले चित्रकार की तरफ बढ़ रहे हैं। आज मैं जो चित्रकार जितने यहाँ पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, आज मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कितने चित्रकार पढ़ा दिए हैं, जितने चित्रकार बच गए हैं तो वो मुझे मैसेज कर देना वैसे ही कौन कौन से चित्रकार बच गए हैं, तो मैं उसके फिर दोबारा क्या कर लूँगा वो बना दूंगा, प्रश्न इसी तरीके से बना के ले आऊँगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि बड़ौदा का जो कीर्ति मंदिर में जो गंगा अवतरण का भित्ति चित्र किसने बनाया था, बताइए। नंदलाल। स्वाति चनियाल बताइए। सर नंदलाल। सर नंदलाल। अच्छा, इसके बाद अगला प्रश्न उसका उत्तर पहले आप ही दोगी, ठीक है। ये नंदलाल ने बनाया था कि वहाँ का जो कीर्ति मंदिर था, बड़ौदा का जो कीर्ति मंदिर था, वहाँ पर जो गंगा अवतरण का जो भित्ति चित्र बनाया था वो नंदलाल जी ने ही उस चित्र को बनाया गया था, तो नंदलाल बसु ने द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि दूल्हे की सवारी नामक भित्ति चित्र नंदलाल ने बनाया, किस पद्धति में बनाया। जो दूल्हे की जो सवारी नामक ये भित्ति चित्र बनाया था नंदलाल बोस ने, वो किस विधि में बनाया था, उसकी टेक्निक क्या थी, बताइए। रुक जाइए, आप रहने दो बेटा। चलिए सोनी, प्रेमा, भारती जो भी है बताइए। पहले तो आपको बता देने चाहिए, गलत ही सही कोई नहीं, जो मन में आ रहा है वो कम से कम बोलो तो सही। यहाँ पर आप अपनी इंसल्ट फील मत समझो ना कि यार यहाँ पर मेरे। चलिए और बताइए। चलिए वैसे नहीं, आप ही बताइए। सर इटालियन पद्धति। बिल्कुल सही है, इटालियन पद्धति में ये बनाया था। कौन सा चित्र था, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इटालियन पद्धति में नंदलाल बोस ने कौन सा चित्र बनाया था, तो दूल्हे की सवारी नामक भित्ति चित्र ये बनाया था। देखिए दो शब्द कुछ कहना चाहूँगा मैं आप लोगों से। देखिए जब भी आप पढ़ रहे हो ना, बहुत ही, देखिए मैंने परसों वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने देखा तो मैंने कहा था कि 4 से 5 घंटा अगर आप अपने आप को दे रहे हो, अगर पढ़ रहे हो, जरूरी नहीं है इसमें तो 1-1 घंटा पढ़ने वाला बच्चा भी मेरिट में आ जाता है। सिर्फ जितना भी पढ़ रहे हो एकाग्रचित्त होकर पढ़िए, उसमें ना आपका दिमाग कहीं नहीं होना चाहिए। सिर्फ जो पढ़ रहे हो, चाहे आप 10 क्वेश्चन पढ़ रहे हो, 4 घंटे में अगर आपने 10 क्वेश्चन पढ़े तो 10 क्वेश्चन इस तरीके से पढ़िए कि आप उसको जिंदगी भर ना भूलें। तरीका ये होता है, समझ में आ रहा है। और एक चीज याद रखिएगा, जहां पर भी क्विज, जहां पर भी, अब बेसिकली आपने सब पढ़ लिया, अब आप क्या करिए, जहां पर भी क्विज से रिलेटेड या फिर मॉक टेस्ट चलते हैं तो वहां पर पार्टिसिपेट कीजिए। वहां पर क्या होता है, बच्चे क्या होता है पार्टिसिपेट करने में डरते हैं। मॉक टेस्ट जैसे हम अभी यहाँ पर ले रहे हैं, अभी बच्चों काफी बच्चे इसमें भाग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको ये पता चलता है कि मुझे कितना आ रहा है और जो आसपास जो जितने जो लोग हैं उनकी पढ़ाई क्या चल रही है। इससे क्या होता है, एक तो स्वयं का आकलन होता है और दूसरा ये होता है कि भैया लोग कितना पढ़ रहे हैं, मैं हूँ कहाँ, अभी तो मैं कहीं हूँ ही नहीं, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। अगर जिस प्रकार से लोग आंसर देते हैं तो मैं तो हूँ ही नहीं। तो लोग इस कमी के डर के मारे ना, जो उनकी कमी है उस कमी को छिपाने की वजह से क्या होता है, भाग जाता है। अगर आपने देखा होगा कि मैं कभी भी कोई जुड़ता है तो मैं तुरंत आंसर करता हूँ, तो उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती उस प्रश्न का आंसर दे, तो वो कहीं की शर्मिंदगी महसूस करते हैं। तो ये शर्मिंदगी के महसूस करने के चक्कर में वही लोग डूब जाते हैं। तो मैंने कहा था कि आपसे कि जो कंपटीशन होता है ना, वो ये मत सोचिए कि अगर 4000 लोगों ने फॉर्म भरा है तो 4000 लोगों के बीच कभी कंपटीशन होता ही नहीं है। होता है सिर्फ 5 से 1000 के बीच में या 1200 के बीच में होता है।
500 से लेके 1000 के बीच में कंपटीशन होता है और किसी के बीच नहीं होता। और जो जो 4500 जो और ये जो मैं कहूँ 3300 या 3400 के आसपास जो लोग होते हैं वो खाली भीड़ बढ़ाने के लिए, जो कंपटीशन होता है रियल में उनके साथ होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, क्योंकि मैं बोलता ज्यादा हूं। देखिए, नंदलाल बोस ने किस विद्यालय से आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करी थी? अगर आपने नंदलाल का जीवनी पढ़ी होगी तो पहले ही जीवनी में अगर उसका वृतांत आता है तो नंदलाल जी ने प्रारंभिक शिक्षा फलाने स्कूल से ग्रहण करी थी। वो स्कूल कौन सा स्कूल था जिन्होंने इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करी थी? चलिए बताइए। नंदलाल पढ़ा है, हाँ या ना? ये सर पढ़ा है। बताओ फिर। चलिए वैसे नहीं बताओ आंसर बेटा, रुकिए मत। कलकत्ता विद्यालय कोलकाता से। देखिए बेटा, इन्होंने, एक मिनट मेरा फोन आ रहा है। मैं आपको बताऊं तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, ठीक है? देखिए आपके, मैं यहां पर लिखते ही आपको याद आ जाएगा। ये खुदीराम बोस वो विद्यालय था जहां से इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करी थी। याद आ रहा है? बोलिए। चलिए अब मुझे बताइए कि जो नंदलाल का जो विवाह हुआ था वो किस वर्ष हुआ था और किसके साथ हुआ था? सर हुआ, पति का नाम तो सुधीरा देवी था सर, वर्ष नहीं पता सर, उनका नाम सुधीरा देवी था। क्या कहा था? सुधीरा, सर सुधीरा देवी था, बिल्कुल सही है। और जो ये विवाह हुआ था ये 1903 में इनके साथ इनका विवाह हुआ था, ठीक है? अब ये बताइए, ये वाला प्रश्न अगर आप देखोगे कई दफे आपके यूपी पीजीटी टीजीटी में ये क्वेश्चन पूछा गया, उत्तराखंड में बेशक में नहीं पूछा गया, तो संभावनाएं हैं। 15 फीट लंबा चित्र किस पद्धति में बनाया गया और किसने बनाया? एक चित्र बनाया गया था, एक 15 फीट लंबा चित्र बनाया गया था, तो ये किसके द्वारा बनाया गया था और ये चित्र का क्या नाम था? नंदलाल बोस का है सर, इन्हें बनाया था सर, पांडवों का हिमालय रोहन करके भी थे। हाँ बोलो बोलो। पांडवों का हिमालय आरोहण करके था और पंच पद्धति थी। बिल्कुल सही है। ये पांडवों का, जिसमें पांडव क्या करते हैं हिमालय की तरफ बढ़ते हैं, तो टेंच जो पद्धति है, टेंच पद्धति में इसको बनाया गया है, और साथ ही ये 15 फीट के कपड़े में बनाया गया है। और साथ ही अगर हम बात करें, ये नंदलाल बोस ने बनाया था, और ये कितने घंटे में बनाया था बताएगा कोई? सर 1 घंटे में बना दिया था। 1 घंटे में। बिल्कुल ठीक है। ये विशालकाय जो चित्र था, सिर्फ ये सोच लीजिए ये कितने बड़े चित्रकार रहे होंगे, तो 1 घंटे में पांडवों का जो हिमालय आरोहण वाला था, हिमालय आरोहण का जो चित्र था, इन्होंने 1 घंटे में इसको बना दिया था, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अब ये कलाकार कौन है? नया है। कारु संघ की स्थापना किसने किया था? कारु संघ की स्थापना किसने की थी? कारु संघ, देखिए शब्द आता है कारु, कारु संघ की स्थापना किसने करी थी बेटा? जल्दी बता। वैष्णवी बताइए बेटा। कारु संघ की जिसे भी आता है वो आंसर कमेंट कर सकते हैं। देखिए ये कोई और नहीं है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वही है नंदलाल बोस। तो इन्होंने ही कारु संघ की क्या थी? स्थापना की थी। याद रखें,
ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ये कह रहा है कि नदी की पूजा और जलता देवदार का जो भित्ति चित्र बसु ने कहाँ बनाया था? नंदलाल बसु ने, पहले तो याद रख लीजिए, मैंने इसमें 2 क्वेश्चन आपके छिपे हैं कि नदी की पूजा साथ ही जलता देवदार का जो भित्ति चित्र बसु ने कहाँ बनाया था, किस स्थान पर ये चित्र बनाया था? मुझे अगर मेरी आवाज आ रही है तो हाँ बोलिए, बताइए बेटा। सर शांति निकेतन के चीनी भवन में। है शांति निकेतन के चीनी भवन में। ये सही कह रही हैं, बताओ। चलिए इन्होंने चलिए जैसा जैसे तैसे भी इन्होंने कोई ना कोई एक आंसर दिया, और लोग क्यों मूर्ख दर्शक जैसे क्यों बने हो? गलत ही क्यों ना, आंसर कुछ देना तो सीखो ना, चाहे गलत ही आता हो। मैं किसी को कुछ मार तो नहीं रहा हूं ना यहाँ पर, जो ये यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं ना, मैं आपको कुछ कह पा रहा हूँ। ठीक है, जो ये सामने जुड़े हैं तो इनसे भी नहीं कुछ कह पा रहा हूँ, जो बताइए। तो नहीं बता रहे हो तो वैष्णवी आपने बिल्कुल सही आंसर दिया बेटा। तो ये शांति निकेतन जो कला भवन है, तो यहाँ पर ही नदी की पूजा और जलता देवदार का जो भित्ति चित्र था वो नंदलाल बसु ने बनाया था। आपको पता होगा नंदलाल बसु शांति निकेतन में काफी रहे हैं, तो वहीं पर ही इन्होंने इस चित्र को बनाया था, तो याद देखिएगा। ठीक है, अब देखिए, जो आपने आर्टिस्ट पढ़े हैं उन्हीं आर्टिस्टों ने तुम्हें घुमा दिया आज। तो जो है ना कि प्रश्न ऐसे आते हैं। अब मुझे बताइए, डी लट की उपाधि नंदलाल बसु को किस वर्ष दी गई थी और कहां पर दी गई थी, किसने दी थी? सर 1957 में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा। देखिए बेटा, आप भी उसके थोड़ा करीब हो, थोड़ा इसको रिकॉल करना। आपकी शायद जो पुस्तक पढ़ी हो उस पुस्तक में वो दिया हो। तो 1957। देखिए, जो वो था, ये याद रख लीजिए, ये था आपका 1958। ठीक है, 58 में रविंद्रनाथ जो भारतीय विश्वविद्यालय है, रविंद्रनाथ भारतीय विश्वविद्यालय है, तो वहां से इनको क्या मिली थी? आपको डी लट की, ये डी लट की उपाधि यहाँ पर इनको दी गई थी। रविंद्र की, हाँ बोलिए, कुछ कह रही हैं, बताओ। वैष्णव क्या कहा आपने? सर कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा भी दी गई थी और रविंद्र भारती द्वारा भी दी गई। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि जो वहां पर कौन से डी लट है, डी एट करके कुछ ऐसे भी है। तो यहाँ पर देखिए 1958 में डी लट की जो उपाधि दी थी रविंद्रनाथ भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा इनको प्रदान की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, सभी को मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सर आ रही है। मुझे एक क्वेश्चन का मुझे आज एक क्वेश्चन का आंसर दो कि नंदलाल बोस ने कितने चित्रों को चित्रांकन किया था? उनके द्वारा जो कुल चित्रों का जो निर्माण किया गया था, कुल कितने चित्र निर्मित किए गए थे? सर 1000 चित्र लगभग। वेरी गुड। तो इसी तरीके से याद रख बेटा कि इनके द्वारा 1000 चित्रों का क्या गया था, चित्रों का निर्माण किया गया था। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे थोड़ा सा, सोनी बेटा आवाज आ रही है? सर आ रही है। चलिए, नंदलाल बोस के कुछ प्रमुख कृतियों के बारे में बता दीजिए बेटा। इनका विश्व प्रसिद्ध चित्र बताइए, ऐसे चित्र इनके बता दीजिए जिनसे इनको फ्रेम प्राप्त हुआ था, ये इनको जाना जाता है।
सर एक तो इनका चित्र सती भी था, मैं इनको 500 रुपये का पुरस्कार भी मिला था। सती क्या? सती क्या? सती क्या? सती एक चित्र था सर, सती चित्र था? सती नामक चित्र पर 500 रुपये का पुरस्कार भी मिला दिया था इनको। वो जो और- चित्र बनाया गया था, आपको मैं यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। सती का देह त्याग का जो चित्र था, समझ में आ रहा है? सती नहीं था, सती का देह त्याग था, तो वो वाला चित्र बनाया गया था। चलिए बताइए। ठीक है। और वीणा माधुरी भी इनका प्रसिद्ध रहा है। बस खत्म। सर गीतांजलि भी बनाया इन्होंने। तो रुक रुक के बताए क्यों रहे हो? बताते रहिए फटाफट। सर यम सावित्री और संथाली सर कन्या, महिषासुर सती का मर्दिनी। देहत्याग, दांडी मार्च। चलिए चमियाल जी आप बताइए। सर सती का देह त्याग, भीष्म प्रतिज्ञा, पढ़ रही हो? कृष्ण और अर्जुन, देखिए दांडी मार्च, गंगा अवतरण, युधिष्ठिर की अंतिम यात्रा, सर शतरंज खेलते हुए कौरव पांडव। चलिए ठीक है। देखिए कुछ चीज मैं आपको बता देता हूँ जो छूट गए। देखिए, रिटर्न ऑफ बुद्धा, भीष्म प्रतिज्ञा, कृष्ण और अर्जुन, शिव का विस्फान, वीणा वादनी, उमा की तपस्या, सती का देह त्याग है, और देवदासी, ठीक है, बकरियां, सरस्वती, महिषासुरवर्धनी, सिंह पुरुष, कुरुक्षेत्र, नीटर पूजा, ये करके कुछ ऐसे हैं जो विश्व प्रसिद्ध है। तो याद। चलिए अब हम अपने अगली चित्रकार के रूप में जो समकालीन भारतीय आधुनिक चित्रकार है उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने पुट अप कर रहा हूं। अपर्णा कौर, जानती हैं अपर्णा कौर को? इनका जन्म किस वर्ष हुआ था? मुझे वर्ष बता दीजिए। सर 1945। 1945। और वैष्णवी पढ़ा है आपने? बताइए। सर 1954 में हुआ था अपना कौन सा? बिल्कुल सही है कि 1954 में जो अपर्णा थी, अपर्णा कौर का ये जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था जन्म, बताओ? सर नई दिल्ली में। अच्छा ठीक। चलिए अब मुझे एक बताइए, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। आंसर में मुझे इस आंसर में निराश मत कीजिएगा क्योंकि इसको मैंने बता के रखा है। 1984 के दंगों ने अपर्णा पर बहुत असर डाला, बहुत गहरा असर डाला, जिससे उन्होंने एक श्रृंखला का निर्माण किया था। उस श्रृंखला का नाम क्या है, बता सकते हैं? सर सर रक्षा की बख्शा। नहीं, और लोग बताओ। देखिए ये जो इन्होंने बनाया था, यहां पर लिख देता हूं, ये था व्हाट गोज ऑन। ठीक है, व्हाट गोज ऑन करके ये श्रृंखला इन्होंने तैयार की थी। जब 1984 के जब सिख दंगे हुए थे, उस दंगों ने इन्हें बहुत ज़्यादा असर डाला था, तो उस असर से इन्होंने श्रृंखला बनाए थे, व्हाट गोज ऑन करके बनाई थी। तो याद रखिए। देखिए अगर एक क्वेश्चन और रख रहा हूँ तो शायद मुझे लगता है कि ये आ जाएगा आपको। अपर्णा कौर ने वृंदावन की विधवाओं की हालत पर कौन सी सीरीज तैयार करी थी? जब ये वृंदावन के भ्रमण में थी तब उन्होंने वहाँ की जो वृंदावन की विधवाओं। हाँ वृंदावन की विधवाएं यही। हाँ ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? विडो, जो बनाया गई थी विडो ऑफ वृंदावन। तो आपने हिंदी में बता दिया, ठीक है, याद रखिएगा।
तो ये क्या है, विडो ऑफ वृंदावन की एक सीरीज इन्होंने तैयार की थी जब ये वृंदावन गई थी, तो तब इन्होंने ये बनाई थी। अपर्णा कौर ने एचिंग की तकनीक किस वर्ष से सीखी? सर इन्होंने दिल्ली में सीखी थी 1982 में। 1982 में, बिल्कुल ठीक है, 1982 में। ये गढ़ी स्टूडियो है, गढ़ी स्टूडियो में इन्होंने क्या थी, इसको सीखा था। ठीक है, अब ये बताइए, जो अपर्णा थी, अपर्णा कौर ने 9 वर्ष की आयु में कौन सा चित्र बनाया था, बता सकती हैं? और वो किस माध्यम में बनाया था? जब ये 9 वर्ष की थी तब इसने चित्र बनाया था, तो उस चित्र का नाम बताइए और उसका माध्यम बताइए। सर चित्र का नाम तो मदर एंड डॉटर था। सर माध्यम नहीं बताया। सर बनाया तो यही था। बिल्कुल ठीक है कि मदर एंड डॉटर। मदर एंड डॉटर करके इनका पहला ये चित्र था। ठीक है, ये जो बनाया गया था तैल चित्रण में ये बनाया था। ठीक है, तैल माध्यम में इस चित्र को बनाया गया था, तो याद देखिएगा। अब मुझे ये बताइए, अपर्णा कौर ने, बेसिकली अपर्णा कौर आप पढ़ा होगा, तो अपर्णा कौर ने 6 साल किस चित्रकार के साथ काम किया था, या कि उनके साथ समय बिताया था उन्होंने, कला के क्षेत्र में बहुत चीज़ें सीखी इस चित्रकार से, वो कौन सा चित्रकार था? ये जो आपको मैं ये भी बता दूं, जब ये वृंदावन गई थी तो उस समय वो चित्रकार के साथ ये थी, तो 6 साल का समय उस चित्रकार के साथ इन्होंने बिताया, उसके साथ काम करने का समय मिला इनको। तो वो चित्रकार का नाम बताइए। सतीश गुजराल। नहीं बेटा, ये जो थे ये सत्यनारायण पांडे थे। सत्यनारायण पांडे के साथ इन्होंने लगभग 6 साल इस चित्रकार के साथ इन्होंने समय बिताया था, इनसे बहुत कुछ सीखा इन्होंने। ठीक है, अब हम अपने अंतिम श्रृंखलाओं की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, यदि जो YouTube में देख रहे हैं अगर अच्छी लग रही हो तो बेटा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, अब अगला प्रश्न है कि 78 नंबर का प्रश्न की तरफ हम बढ़ चुके हैं। तो अपर्णा कौर ने सोनी महिवाल प्रेम कथा सुनी होगी, तो सोनी महिवाल विषय पर अनेक चित्र श्रृंखला बनाई, वो किस नाम से बनाई थी इन्होंने, बताइए। हाँ बेटा, मैं अभी कॉल कर रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ। चलिए बताइए। बताइए, देखिए इसका जो राइट आंसर है वो सोनी। मेरी आवाज आ रही है? ये सर आ रही है, तो बीच में अटक गया था मेरा। पता है बेटा, तो सोनी महिवाल नामक जो विषय था इसमें उन्होंने अनेक चित्र बनाए थे। तो जो ये श्रृंखलाएं बनाई थी, इस श्रृंखला का नाम क्या था, बता सकती हैं? सर सोहनी था शायद। बिल्कुल ठीक है, ये सोहनी महिवाल के नाम से ही ये बनाई थी, सोहनी करके ये थी। तो इन्होंने इससे रिलेटेड श्रृंखलाएं बहुत ढेर सारी बनाई थी, तो श्रृंखला का जो नाम रखा गया था वो सोहनी करके रखा गया। चलिए, अगला प्रश्न है कि अपर्णा कौर को किस के लिए 7 लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया था, बता सकते हैं? ये किसके द्वारा इनको 7 लाख का पुरस्कार दिया गया था, कहाँ दिया गया था? जो अपर्णा कौर, सर ये हीरो नागा शादी की जो 50वीं वर्षगांठ थी उसमें दिया गया था। तो उनका काम की मिला था उनको। हैं? हाँ, सर उनका काम मिला था ना इसका, उसके उसमें दिया था। सोनी बेटा, आप क्यों नहीं बोल रहे हो? आप भी बताइए। ये मत सोचिए कि मैं किसी एक बच्चे पर बेसिकली फोकस हूँ, ये नहीं कि मैं सभी से कह रहा हूँ कि इसमें आंसर दीजिए।
बोल क्यों नहीं रहे हैं? जी सर। बोल क्यों नहीं रहे हो? श्वेता जी, नहीं सर। श्वेता जी, आप क्लास कब होगी आप पूछ तो रहे थे, आंसर तो दो कम से कम। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने कि जो हिरोशिमा और नागासाकी 1994 को जो क्या थी, इसकी 50वीं वर्षगांठ बनाई गई थी, जब हिरोशिमा नागासाकी में जब ये बम गिराए गए थे, तो हिरोशिमा म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा क्या गया था, कौन से संस्थान द्वारा इनको 7 लाख का पुरस्कार दिया गया था, पूछा जाता। तो हिरोशिमा म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा किया गया था हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी की जो 50वीं वर्षगांठ थी बेटा, तो उस पर एक म्यूरियल बनाने के लिए, एक म्यूरियल बनाया था ना उन्होंने, आप नेट में से सर्च करना तो आपको दिख जाएगा। तो वो म्यूरियल इन्होंने बनाया था, तो उस कार्य को बनाने के लिए इनको बेसिकली जो धनराशि दी गई थी, वो धनराशि 7 लाख रुपए की धनराशि ने पुरस्कार के रूप में वहाँ पर प्रदान की गई थी। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि समकालीन भारतीय चित्रकार हैं, आधुनिक भारतीय चित्रकार की श्रेणी में गिने जाते हैं। ठीक है, अब मुझे इसी से रिलेटेड एक अगला प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ। ये बताइए कि अपर्णा कौर ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 1984 में जब दिल्ली में क्या करती थी, हत्या के तुरंत बाद दिल्ली में जो सिखों का विरोध हुआ था, सिखों से संबंधित जो विरोध दंगे हुए थे, उस दंगे का जो भयानक जो दृश्यांकन था, उस दृश्यांकन को इन्होंने कैनवास पर उतारा था। तो जब वो उन्होंने उस दृश्य को उतारा था, तो उस श्रृंखला का नाम क्या दिया गया था? चलिए बताइए, कोई आइडिया? सर वर्ल्ड गोज ऑन। तो आंसर देने में इतना देर क्यों कर रही हो बेटा? देखिए, लाइफ गोज ऑन, वर्ल्ड गोज ऑन, ये करके क्या किया था इन्होंने, इस श्रृंखला का नाम दिया गया था लाइफ गोज ऑन वर्ल्ड। ये लाइफ करके भी है, वर्ल्ड गोज ऑन पेंटिंग है, तो दोनों एक ही चीज है। दोनों एक ही। तो याद रखिएगा, लाइफ गोज ऑन वर्ल्ड, देखिए आप उसको आगे कह रहे हो तो दोनों पेंटिंग एक ही है, लाइफ गोज ऑन वर्ल्ड गोज ऑन, तो ये था। ठीक है, एक ही पेंटिंग है, तो एक ही पेंटिंग की श्रृंखला तैयार की गई थी, क्योंकि उसमें सिख दंगे हुए थे बहुत, क्योंकि जो इंदिरा गांधी की जो हत्या करी गई थी एक सिख द्वारा की गई थी, तो उसमें सिखों के विरुद्ध में बहुत बड़ा ये दंगे छिड़ गए थे। तो इस वजह से तो यहाँ पर अमृता शेरगिल वो भयानक दृश्य को दृश्यांकन उन्होंने जो किया था, तो उस समय ये किया गया था। ठीक है, हाँ एक चीज और मैं बता दूं, देखिए जो हमने कहा था लाइफ गोज ऑन वर्ल्ड गोज ऑन कहा था, और साथ ही से जो कहा था आफ्टर द मैसर करके शीर्षक दिया था, फिर बाद में इसे दिया था आफ्टर द मैसर, शीर्षक भी दिया गया था इसको, नाम दूसरा नाम भी इसको दिया गया था। तो याद रखिए, इस श्रृंखला का अंतिमवा प्रश्न है, तो अंतिमवा प्रश्न आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। वह कौन सा चित्रकार है जिसके चित्रों में कैंची का प्रयोग धागों का अधिकांश किया गया? ऐसा कौन सा चित्र? अर्पणा गौरी। पता है सर, इनको कैंची कारगर भी बोलते हैं। क्यों, इन्होंने क्या किया था कैंची से? सतीश गुजराल ने इन्हें कांची कहा गया था। अच्छा, तो धागों का प्रयोग और साथ ही क्या किया था इन्होंने, कैंची का प्रयोग और धागों का अधिकांश प्रयोग इन्होंने किया गया है। तो बेसिकली बिल्कुल सही आंसर दिया अपर्णा कौर। ठीक है, तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको आज की श्रृंखला अच्छी लगी होगी। सर